नमस्कार। आज हमारे पास बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट है और इसी के आधार पर दुनिया की कुछ अहम घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी। जैसे रूसी यूक्रेन जंग में क्या चल रहा है, गाजा में हालात कैसे हैं, अमेरिका की नई यात्रा पाबंदियां और सूडान में बच्चों पर गृह युद्ध का असर, जी। इन सब पर नजर डालेंगे। बिल्कुल। कोशिश यही है कि इन उलझे हुए मामलों की जो जरूरी बातें हैं वो फटाफट समझ आ जाएं। तो शुरू करें। हाँ हाँ जरूर, ये सभी मामले काफी अहम हैं और इनके अपने अपने पहलू हैं। देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। तो सबसे पहले रूस यूक्रेन। खबर यह है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर मतलब 4 एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया है। 4 एयरबेस पर रूस के अंदर? हाँ, और इसके फौरन बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की फोन पर बात भी हुई। अच्छा। ट्रंप ने तो सोशल मीडिया पर लिखा भी कि पुतिन बदला लेने की बात कर रहे थे। यूक्रेन का दावा है कि कोई 41 रूसी विमानों को निशाना बनाया और एक एयरबेस तो क्या कहते हैं यूक्रेन सीमा से करीब 3000 मील दूर था। 3000 मील? ये तो काफी अंदर है रूस के। ये हमले वाकई महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रूस की सीमा के बहुत अंदर किए गए हैं। हाँ, रिपोर्ट में ये भी है कि क्रूज मिसाइलों वाले विमान और रूस के वो जो कीमती अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट होते हैं ना, हाँ, वो भी निशाने पर थे। यूक्रेन ने इसे ऑपरेशन स्पाइडरवेब कहा है और अपने कुछ अधिकारियों को सम्मानित भी किया है, पर पहचान गुप्त रखी है। और ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर संघर्ष विराम होता तो शायद ये हमले टल जाते, लेकिन वो रुके नहीं। बिल्कुल, और पुतिन भी पीछे हटने वाले नहीं लगते। उन्होंने ट्रंप से बातचीत में साफ कहा कि भाई इन हमलों का जवाब तो देना होगा। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की संघर्ष विराम की बात को ये कहकर टाल रहे हैं कि आतंकियों से क्या समझौता करें। तो मतलब दोनों तरफ से सख्ती है। हाँ, ट्रंप को लगता है कि बातचीत ठीक रही पर कोई फौरन शांति का रास्ता नहीं निकला। लेकिन एक बात और है रिपोर्ट में कि जल्द ही कैदियों की अदला बदली हो सकती है बड़े पैमाने पर। अच्छा, चलिए, ये तो हुई यूक्रेन की बात। अब जरा मिडिल ईस्ट का रुख करते हैं। गाजा में भी हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। वहाँ इजरायली सेना को एक इजरायली अमेरिकी कपल के शव मिले हैं जी। गादी हगाए और जूडी वाइनस्टीन हगाए, जिन्हें हमास ने पिछले साल अक्टूबर में अगवा किया था। बहुत दुखद खबर है ये। और दूसरी तरफ अमेरिका ने यूएन सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्ध विराम और मानवीय मदद वाले प्रस्ताव को फिर से वीटो कर दिया। हाँ, और इसी माहौल में वो जो ICRC है ना, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ICRC, उनकी प्रेसिडेंट है मिरियाना स्पॉल्जरिक। उनका एक बयान आया है और काफी गंभीर बयान है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने गाजा के हालात को नरक से भी बदतर बताया है। साफ कहा कि वहाँ इंसानियत हार रही है। नरक से भी बदतर? हाँ, लोग भयानक तकलीफें झेल रहे हैं, मतलब उन्हें अपना आत्मसम्मान तक छोड़ना पड़ रहा है। ये तो बहुत ही सख्त शब्द हैं, खासकर ICRC जैसी संस्था की तरफ से। अच्छा, इसराइल की अपनी सुरक्षा के अधिकार पर कुछ कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने माना कि हर देश को अपनी सुरक्षा का हक है, ये बात सही है, लेकिन साथ ही जोर दिया कि भाई बच्चों को खाने, इलाज, सुरक्षा से वंचित रखना या लोगों को बंधक बनाना ये किसी भी सूरत में सही नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि युद्ध के नियम, जिनेवा कन्वेंशन, वो सब पर लागू होते हैं और 7 अक्टूबर की घटनाएं इन नियमों के उल्लंघन को जायज नहीं ठहरा सकती। सही बात है। उन्हें इस बात की गहरी चिंता है कि गाजा में जो हो रहा है वो कहीं भविष्य के युद्धों के लिए एक खतरनाक मिसाल ना बन जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अमेरिका की तरफ। वहां राष्ट्रपति ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर पूरी तरह रोक लगाने वाले एक आदेश पर साइन किए। पूरी तरह रोक? हाँ, इनमें अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, यमन जैसे देश शामिल हैं। वजह बताइए, अमेरिकी लोगों की सुरक्षा। 4 और देशों पर भी कुछ पाबंदियां हैं, पर थोड़ी कम सख्त। ये कुछ 2017 वाले ट्रैवल बैन जैसा लग रहा है। हाँ, वैसे ही है। हालांकि इस बार तर्क थोड़ा अलग दिया है। कह रहे हैं कि ये उन देशों पर फोकस है जहां हालात बहुत खराब हैं और जहां पासपोर्ट या क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन रिपोर्ट ये भी इशारा कर रही है कि इस आदेश को कानूनी चुनौती मिल सकती है और शायद पब्लिक में भी विरोध हो। इसी में हार्वर्ड के विदेशी छात्रों के वीजा बैन वाली बात भी जुड़ी है क्या? हाँ, उसका भी जिक्र है। आदेश में कहा गया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने छात्रों की जो कथित गैर कानूनी गतिविधियां थीं, उनकी रिपोर्ट करने में नाकाम रही। और हार्वर्ड का क्या कहना है? हार्वर्ड कह रहा है कि ये तो बदले की कार्रवाई है, क्योंकि उन्होंने प्रशासन को अपने सिलेबस पर कंट्रोल देने से मना कर दिया था। अच्छा, तो ये मामला भी पेचीदा है। चलिए अब अफ्रीकी देश सूडान की बात करते हैं। वहां सेना और अर्धसैनिक बल RSF के बीच गृह युद्ध चल रहा है। हाँ, और इसका सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ रहा है, बहुत ही भयानक। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े तो डराने वाले हैं। करीब 40 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हैं और 7.5 लाख बच्चों की जान खतरे में है। 7.5 लाख? उम्दुरमान शहर के एक शेल्टर की रिपोर्ट तो दिल दहलाने वाली है। हाँ, रिपोर्ट में एक बच्चे का जिक्र है जो रॉकेट हमले में घायल हुआ था और एक आमना नाम की महिला है जिन्होंने अपना 12 साल का बेटा अहमद खो दिया।
ओह, देश में करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं और उनमें आधे बच्चे हैं। आधे बच्चे। और इन बच्चों में डर, बुरे सपने, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ये सब बहुत आम हो गया है। यूनिसेफ ने इसे बच्चों के लिए महासंकट कहा है। इतनी मुश्किलों के बाद भी क्या बच्चों में कुछ उम्मीद बाकी है? रिपोर्ट में कुछ ऐसा था? हाँ, ये बात छू जाती है। रिपोर्ट्स में बच्चे अपनी पसंदीदा फुटबॉल टीमों के बारे में बात करते दिखते हैं। अच्छा। ये उनकी हिम्मत तो दिखाता है, लेकिन ये भी साफ करता है कि अगर सूडान को उभरना है तो इस पीढ़ी को शांति देनी ही होगी। चलिए आखिर में कुछ और सुर्खियां हैं, जल्दी से देख लेते हैं। जी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने नेटो सहयोगियों से कहा है कि रक्षा खर्च जीडीपी का 5% करें। 5%? काफी ज्यादा है ये। हाँ। चीन ने ताइवान से जुड़े कुछ कथित हैकर्स के लिए वारंट जारी किए हैं। न्यूजीलैंड में पारंपरिक हाका डांस से प्रदर्शन करने पर 3 मौरी सांसद सस्पेंड हो गए। अच्छा। ब्रिटेन में एक रिसर्च आई है कि नवजात के संपर्क में आने वाले शुरुआती बैक्टीरिया उन्हें गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। ये दिलचस्प है। और स्विट्जरलैंड में एक एआई रोबोट बना है जो इंसानों के साथ बैडमिंटन खेल सकता है। बैडमिंटन? कमाल है। तो ये थी आज की कुछ अहम वैश्विक घटनाओं पर हमारी बातचीत। यूक्रेन का तनाव, गाजा की त्रासदी, अमेरिकी नीतियां और सूडान में बच्चों पर जो बीत रही है, हमने समझने की कोशिश की। हाँ, और ये सब घटनाएं भले ही अलग अलग जगहों की हैं, पर कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई सी लगती हैं। सही कहा। और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि जब दुनिया में एक साथ इतने बड़े संकट चल रहे हों, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वो जो मानवीय मूल्य हैं, उन्हें बनाए रखना कितना मुश्किल, कितनी बड़ी चुनौती बन जाता है। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, यूक्रेन पर पलटवार की तैयारी में रूस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स का बदला लेने की तैयारी में हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रविवार को यूक्रेन ने रूस के 4 एयर बेसिस पर किए थे ड्रोन अटैक्स। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं विदित मेहरा। रूस यूक्रेन जंग के अलावा कार्यक्रम में आज इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस की चीफ ने बीबीसी से कहा, नरक से भी बुरे हैं गजा के हालात। दिखाएंगे उनका इंटरव्यू। Today I am signing a new executive order placing travel restrictions. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के लोगों के अमेरिका आने पर बैन लगाने वाले आदेश पर किए दस्तखत। जानेंगे कौन से हैं ये देश और ट्रंप ने क्या बताई वजह। और अफ्रीकी देश सूडान में चल रहे गृह युद्ध में सत्ता पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं 2 धड़े, मगर विस्थापन के साथ साथ भूख और कुपोषण से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं बच्चे। दिखाएंगे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीते रविवार यूक्रेन ने रूस के एयर बेसिस पर ड्रोन से हमला किया था। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो यूक्रेन से इसका बदला जरूर लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस बारे में फोन पर बात हुई, जिसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पुतिन ने उनसे कहा है कि रूस इस हमले का बदला लेगा। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में 41 रूसी प्लेन्स को निशाना बनाया गया था। इनमें से एक एयरबेस तो यूक्रेन की सीमा से कम 3000 मील दूर था। देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव से बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की ये रिपोर्ट। रविवार को चले ऑपरेशन का चौंका देने वाला नजारा। एक के बाद एक यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूस के प्लेन्स को निशाना बनाया। कुछ तबाह हो गए, बाकी शायद मरम्मत के लायक भी नहीं बचे। विंग के नीचे लॉन्च के लिए तैयार क्रूज मिसाइलें लगी हैं। इस बात की भी पुष्टि हुई कि रूस के बेशकीमती अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट्स का घटता हुआ बेड़ा भी निशाने पर था। इस पर हमला तो हुआ है, लेकिन नुकसान कितना हुआ ये साफ नहीं है। और ये रहे किसी चलते फिरते घर की तरह दिखाई देने वाले वो कंटेनर्स जिनकी मदद से ड्रोन्स को रूस के बहुत अंदर उन एयरफील्ड्स तक ले जाया गया। इनकी छत हट सकती है। यूक्रेन बहुत सोचे समझे ढंग से अपने काम की कुछ झलकियां दिखा रहा है और जो इस ऑपरेशन में शामिल थे उन्हें इनाम दे रहा है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जिन अधिकारियों को मेडल दे रहे हैं उनकी पहचान छिपा कर रखी गई है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब को टाला जा सकता था। Припинення вогню могло би бути до операції, яку ми зробили. ऑपरेशन से पहले संघर्ष विराम हो सकता था, है ना? क्या तब यह ऑपरेशन होता? नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तब तक हम कुछ ना करें। Що ми паралельно з тим, що хочемо припинення вогню, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पीछे हटने के मूड में नहीं दिखते। वो साफ तौर पर इस घटनाक्रम से भड़के हुए हैं। И в то же время वो 30 या 60 दिनों के लिए संघर्ष विराम की मांग कर रहे हैं। वो बैठक की मांग कर रहे हैं, पर हम इन परिस्थितियों में मुलाकात कैसे कर सकते हैं?
बात करने लायक क्या है? हम आतंकवादियों से समझौता कैसे कर सकते हैं? जंग में रुककर हम उनका हौसला क्यों बढ़ाएं? इस जंग को खत्म करवाने की कोशिश कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने रविवार के हमलों के बाद पहली बार पुतिन से बात की और वो आगे के लिए आशावादी नजर नहीं आए। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, अच्छी बातचीत हुई, लेकिन ये ऐसी नहीं थी कि तुरंत शांति का कोई रास्ता निकल पाए। राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत जोर देकर कहा कि उन्हें एयरफील्ड्स पर हुए इन हमलों का जवाब देना होगा। इस हफ्ते जो कुछ हुआ उसके बावजूद अभी भी कूटनीतिक कोशिशें होनी हैं। कुछ ही दिनों में हम इस जंग में अब तक की सबसे बड़ी कैदियों की अदला बदली देखेंगे, लेकिन रही बात संघर्ष विराम की, तो फिलहाल उसकी उम्मीद कम ही है। बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट। बात मिडिल ईस्ट की। इसराइल ने कहा है कि उसकी सेना को गजा में उस इसराइली कपल की बॉडीज मिली हैं जिसे हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को किए हमले में किडनैप कर लिया था। गादी हगाय और जूडी वाइनस्टीन हगाय गजा बॉर्डर के पास ही रहते थे। 70 साल के इस कपल के पास अमेरिकी नागरिकता भी थी। इसराइली पीएम ने कहा है कि खान यूनिस में बीती रात को एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान इनकी बॉडीज मिली। इस बीच गजा में खाना बांटने वाले संगठन GHF ने कहा है कि वो फिलहाल अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं खोलेगा। ये संगठन अमेरिका और इसराइल की मदद से चल रहा है। इससे पहले अमेरिका ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया था जिसमें गजा में सीज फायर और बिना किसी रोक टोक मदद जाने देने की बात की गई थी। वहीं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस की प्रेसिडेंट मिरियाना स्पॉल्जेरिक ने कहा है कि गजा के हालात नरक से भी बदतर हैं। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना स्वाभिमान खत्म कर दें। बीबीसी संवाददाता जर्मी बोबिन ने मिरियाना स्पॉल्जेरिक से बात की। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की प्रेसिडेंट मिरियाना स्पॉल्जेरिक ने गजा पर जारी डिबेट के बीच बड़ी सावधानी से अपने शब्द चुने। उन्होंने जिनीवा में बीबीसी से बातचीत करते हुए बताया कि गजा की जिस जंग की गूंज दुनिया भर में है उसमें उन्हें क्या नजर आता है। मिरियाना स्पॉल्जेरिक को इस बात का डर है कि गजा में जारी जंग ने अगले युद्धों के लिए ये संकेत दे दिया है कि उसमें क्या क्या किया जा सकता है और ये बात मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस महीने से पहले आप गजा में थीं और अप्रैल में आपने कुछ बयान भी दिए थे। इनमें से एक ये भी था जिसमें आपने कहा था कि गजा में नरक से भी बुरे हालात हैं। क्या कुछ बदला है? Humanity is failing in Gaza. It is failing. We cannot continue to watch what is happening. ये अब बदतर हो चुके हैं। गजा में मानवता कमजोर पड़ रही है, ये नाकाम हो रही है। जो कुछ हो रहा है हम उसे देख नहीं सकते। वहाँ लोग जिस स्तर की यातनाएं झेल रहे हैं, चीजों को जैसे खत्म किया जा रहा है, ये किसी भी लीगल, ह्यूमन और मोरल स्टैंडर्ड को पार कर चुका है। मगर सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि हम सब गजा के लोगों को अपना स्वाभिमान छोड़ने के लिए मजबूर होते हुए देख रहे हैं, जबकि इस बात को हमें झकझोरना चाहिए था। Should really shock our collective conscience. इजराइल का कहना है कि वो सेल्फ डिफेंस में ये कर रहा है। हर देश को अपनी सुरक्षा का अधिकार है और हर माँ को ये अधिकार है कि वो अपने बच्चों को लौटते हुए देखे। जैसे बंधकों को रखना सही नहीं है, वैसे ही बच्चों को खाने की चीजों, स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षा से दूर रखना भी ठीक नहीं है। इस तरह के हालात में जनता के साथ बर्ताव करने के कुछ नियम कायदे होते हैं जिनका ध्यान हर पक्ष को रखना चाहिए। इजराइल 4th जिनीवा कन्वेंशन का हिस्सा है जिस पर उसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद साइन किए थे। इसका मकसद जंग के नियम तय करना था। उन सब बातों के लिहाज से क्या इजराइल उन नियमों का पालन कर रहा है? मुझे लगता है आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं है। What I see is total destruction. मैं जो देख रही हूँ वो तबाही है। मुझे दिख रहा है कि हजारों लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही, उनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, वहाँ इंसानों की कोई इज्जत नहीं है। हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया था उसके आधार पर अब जो इजराइल कर रहा है उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। जिनेवा कन्वेंशन का अपमान करना किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी पक्ष को नियम तोड़ने का अधिकार नहीं है, हालात चाहे कैसे भी हों।
तो आप ये कह रही हैं कि इस बारे में साफ रहना चाहिए कि इजराइल ने जो किया है उसके नतीजे भी सामने आएंगे। It's the consequence, as far as I'm concerned, of the whole. यही तो परिणाम है। दरअसल मुझे इस बात की चिंता है कि पूरी दुनिया ऐसी जंग देख रही है जहां नागरिकों का अपमान किया जा रहा है, उनके आत्मसम्मान को खत्म किया जा रहा है। That deprives civilians of their dignity entirely. अगर हम 20 महीनों से चल रही जंग को देखें तो ये लंबी खिंचती जा रही है। इसका क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? We will say that this should never happen again. हम कहेंगे कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए, मगर बात आज की होनी चाहिए, 20 साल बाद की नहीं। आज हम इसकी दिशा बदल सकते हैं, आज हम जिंदगियां बचा सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आज हम कोई कदम उठाएं। नेताओं को कदम उठाना चाहिए। मैं उन सब से कहती हूँ कि कुछ कीजिए, जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। वो आपको डराएगी और आपके दर तक पहुंच जाएगी। Thank you so much. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में यात्रा करने पर एक नया बैन लगाया है। इस आदेश के तहत अफगानिस्तान, ईरान और म्यांमार समेत 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर रोक लगा दी गई है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ये कदम खतरनाक विदेशी लोगों से अमेरिकी लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया है। Today I am signing a new executive order placing. आज मैं एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहा हूं, जिसमें यमन, सोमालिया, हैती, लीबिया जैसे कई देशों पर ट्रैवल बैन लगाया जा रहा है। इन प्रतिबंधों की सख्ती इस बात पर निर्भर करेगी कि इन देशों से कितना बड़ा खतरा है। अगर कोई देश अपने हालात में सुधार करता है तो इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसी तरह अगर दुनिया में नए खतरे सामने आते हैं तो नए देशों को भी इस लिस्ट में जोड़ा जा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने 12 देशों पर पूरी तरह ट्रैवल बैन और 4 देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया है। अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कॉन्गो ब्राज़ाविल, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन जैसे देशों से अमेरिका ट्रैवल करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। वहीं बुरुंडी, क्यूबा, लाओस और सिएरा लियोन पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि कुछ मामलों में छूट भी दी गई है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी, कुछ अफगान नागरिक और दोहरी नागरिकता वाले लोग इन प्रतिबंधों से बाहर रहेंगे। बीबीसी संवाददाता जैक क्वॉन इस पर और जानकारी दे रहे हैं। This is a reinstatement of President Trump's. ये ट्रंप के 2017 के ट्रैवल बैन जैसा ही है, लेकिन इस बार इसे ज्यादा कूटनीति और चालाकी से लगाया गया है। पिछली बार ये बैन ज्यादातर मुस्लिम देशों पर था, लेकिन इस बार ट्रंप का कहना है कि इसमें उन देशों को शामिल किया गया है जहां हालात बहुत खराब हैं, जहां की सरकारों पर पासपोर्ट और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच को लेकर भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप का मानना है कि इससे अमेरिकी लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी। हालांकि इस आदेश को अदालतों और सड़कों दोनों पर ही विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने हार्वर्ड में विदेशी स्टूडेंट्स को वीज़ा दिए जाने पर बैन लगाने के आदेश पर भी साइन कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि हार्वर्ड का इतिहास रहा है कि वो स्टूडेंट्स की गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में बताने में नाकाम रहा है, जबकि हार्वर्ड ने आरोप लगाया है कि हमने अपने प्रशासन और सिलेबस संबंधी मामलों का कंट्रोल देने से इनकार किया था। इसी वजह से राष्ट्रपति बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। अब बात अफ्रीकी देश सूडान की। ये देश लंबे वक्त से गृह युद्ध से जूझ रहा है। इस जंग में आमने सामने है सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, और इनकी जंग की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। यूएन का कहना है कि पूरे देश में करीब 40 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं और एक अनुमान के मुताबिक 7,30,000 बच्चे तो इतने कुपोषित हैं कि उनकी जान भी जा सकती है। बीबीसी संवाददाता मोहम्मद हाशिम को ओमदुरमान शहर के एक बच्चों के शेल्टर में जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने ये देखा कि देश में जारी गृह युद्ध का बच्चों पर क्या असर हुआ है। सूडान इस वक्त दुनिया के एक सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। ये संकट है विस्थापित बच्चों का। 50 के दशक में जब वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, तब से बच्चों की कई पीढ़ियां हिंसा का शिकार रही हैं। इन लड़के लड़कियों पर भी यही गुजरी। देश में चल रहे गृह युद्ध से लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से आधे बच्चे हैं। इस स्कूल में लोगों ने शरण ले रखी है। यहाँ पिछले साल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने जो रॉकेट हमला किया, उसके निशान दीवारों पर देखे जा सकते हैं।
शनिवार की उस सुबह बच्चे यहाँ फुटबॉल खेल रहे थे और डांस फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। मेरे चारों ओर धूल थी, मुझे चोट लगी थी। मैं बाहर भागा, मेरे सिर, हाथ और हर जगह से खून बह रहा था। बाहर निकलने की कोशिश में जब मैंने अपने पैर को छूकर देखा तो हाथ खून से भर गया। फिर छूकर देखा तो गहरा जख्म था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ। शेल्टर की देखरेख करने वाली आमना ने अपने 12 साल के एक बेटे अहमद को इस हमले में खो दिया। मेरे बेटे की शाम में मौत हो गई और एक दूसरे लड़के की अगली सुबह। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, वो अपने दोस्तों और बुजुर्ग महिलाओं की इज्जत करता था। हमले में जिंदा बचे बच्चे अब क्या महसूस करते हैं? ज्यादातर बच्चे डरे हुए हैं। हमारा बगीचा बच्चों, पुरुषों और महिलाओं से भरा रहता था, पर उस हमले के बाद कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। अगर गोली की आवाज आती तो बच्चे भाग जाते हैं। ये कहानी सूडान के संकट में फंसे लाखों बच्चों की कहानियों जैसी ही है। जंग से बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी है। वो देश के दूसरे हिस्सों से विस्थापित होकर यहाँ अपनी सुरक्षा के लिए आए हैं। बच्चों के अभिभावकों के मुताबिक कई बच्चों को बुरे सपने आते हैं और वो स्ट्रेस में रहते हैं। बच्चों के लिए काम करने वाली यूएन की संस्था यूनिसेफ ने कहा है कि बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। संस्था ने पूरे सूडान में मौजूदा माहौल को बच्चों के लिए संकट बताया है। शेल्टर में कुछ बच्चे अपनी फेवरेट फुटबॉल टीम्स की बात करते हैं। जो कुछ भी इनके साथ हुआ उसके बावजूद ये उम्मीद से भरे हैं और सपने देखते हैं। अगर सूडान को अपने जख्मों से उबरना है तो उसे इस पीढ़ी को एक शांत माहौल देना होगा। बीबीसी संवाददाता मोहम्मद हाशिम की रिपोर्ट। अब दुनिया की कुछ और खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने नेटो के सहयोगी देशों से कहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ब्रसल्स में नेटो के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो मांग दोहराई कि नेटो के हर सदस्य को अपनी जीडीपी का कम से कम 5% डिफेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। चीन के ग्वांगझाओ में पुलिस ने 20 वांटेड लोगों की लिस्ट जारी की है जिन पर साइबर अटैक्स का आरोप है। चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार इन लोगों का नाता ताइवान की सरकार से है जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। चीन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि ये आरोप चीन की ओर से की जाने वाली हैकिंग से ध्यान बटाने की कोशिश है। न्यूजीलैंड की संसद में 3 माओरी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल उन्होंने संसद में पारंपरिक हाका डांस के जरिए प्रदर्शन किया था। वो अपने विपक्षियों को एक बिल दिखा रहे थे जो माओरी समुदाय के अधिकारों पर असर डाल सकता है। और ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने बताया है कि जन्म के बाद नवजात शिशुओं के संपर्क में आने वाले शुरुआती बैक्टीरिया उन्हें गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। रिसर्चर्स ने ऐसे बैक्टीरिया की पहचान की है जो नवजात के इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं और उनको इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। और रोबोटिक्स और एआई का मेल कमाल करता जा रहा है। ETH ज्यूरिक के रिसर्चर्स ने AI पावर्ड रोबो बनाया है जो इंसानों के साथ बैडमिंटन खेल सकता है। ये देख सकता है, मूवमेंट भांप सकता है और फिर उस हिसाब से शटल को हिट कर सकता है। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं। X पर मेरा हैंडल है @BBC विदित। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।